जय हिंद साथियों, नमस्कार। कल एक खुशखबरी आपको दे चुका था, एक खुशखबरी उसके बाद टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर चुका था। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवेदन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, सिलेबस क्या क्या आएगा, पेपर कब होगा, कितनी वर्ष की आयु वाला विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। कई सवालात खड़े हो जाते हैं। पिछली बार जब गत वर्ष हुआ तब सिलेबस क्या था, इस बार क्या होने की संभावना है, एक पेपर होगा या दो पेपर होंगे, विधवा महिलाएं हैं या डिवोर्स महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा क्या है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, कौन सा डिप्लोमा हमारे पास अनिवार्य होना चाहिए, किस वर्ष का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। समय को खराब ना करते हुए जल्दी से जल्दी हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबको पहले ग्राम विकास भावी कर्मचारियों को ये भी एक ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब भर्ती का ऐसा दौर है, आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि पहले कोरोना काल था, कोई भर्तियां नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, अब लगातार भर्तियां आ रही है। मैं सबसे पहले उस अभ्यर्थी को यह कहना चाहूंगा कि जो पटवार की तैयारी कर रहा है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है और जो एसआई की तैयारी कर रहा है, वह अभ्यर्थी यह ग्राम विकास अधिकारी वाला फॉर्म भरने से चूकना ही मत। कारण क्या है कि जो इनमें है वही इसी का ही सिलेबस रहने वाला है। और अब कोई कहे सर मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो फिर आप पुलिस की ही तैयारी करें, क्योंकि आप जिस खेल के खिलाड़ी हैं उस खेल को खेलने के अलावा दूसरा खेल नहीं खेल सकते। मैंने बार बार कहा है, सुनते रहिए, आप जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं उसी फील्ड में। अगर कोई कहे कि आशु चौहान जाकर कहीं और कार्य कर ले, वो नहीं कर सकता, वह यही कर सकता है, उसका फील्ड यही है, तो वो यही रह सकता है। जो पहचान मेरी है वर्दी के रूप में वही रह सकती है, उसे अब आगे जाकर करना असंभव हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां आप लोगों तक बढ़ जाती है। तो आप लोगों के लिए यही है कि यहां पर क्या है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट हमारे पास 3896 पद है। कितने? 3896 पद है। और 3896 पदों में से आपको तो सिर्फ एक पद चाहिए। आपको कितना पद चाहिए? एक पद आपके लिए है और वह आपको हासिल करना है। ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मुख्य रूप से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है उसके लिए अपने आगे बढ़ते हैं। इसकी कब आवेदन प्रक्रिया रहेगी? पात्रता में यहां उन्होंने लिख रखा है कि कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए, यानी आरएस सीआईटी वगैरह का जो कोर्स है वो उन्होंने लिख रखा है, और फाइनल वर्ष वाला आवेदन कर सकता है। अब इसके अंदर ये शर्त है कि परीक्षा से पहले आपके पास ये जो है ये डिग्री होनी चाहिए। कहीं आप बाद में दिखाओ तो वो मान्य नहीं होगी। परीक्षा से पहले आपके पास ये सारी डिग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिर आयु सीमा 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे कि 2016 के बाद में कोई भर्ती नहीं निकली थी, तो उनको भी 3 वर्ष की छूट दी गई है, यहां मैंने लिखा हुआ है। फिर 5 वर्ष और 10 वर्ष की अन्य छूट दी गई है। जैसे कि महिला वर्ग है एससी एसटी का, या जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष है, और जो अन्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण के तहत जो अन्य कैटेगरी के साथ शामिल किया गया उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी यहाँ जो आ रहे थे उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है 2016 के बाद में भर्ती नहीं होने के कारण। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित की है फौजी भाइयों के लिए, लेकिन कोई भी विधवा महिला है, डिवोर्स से है, परित्यक्ता है, उनके लिए कोई भी ऐसी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है कि आप कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उनके लिए जितना है उतना ही बताया गया है, उसके अंदर वो योग्य है। बाकी पीडीएफ में और कुछ लिखा है वो मिल जाएगा। आवेदन करने की तारीख, आवेदन करने की तारीख, मुख्य बातें आपको आगे मैंने सब लिख रखी है, आप वह जरूर पढ़ लेना ताकि कुछ गलतियां ना हो। 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक सबको मालूम चल गया टेलीग्राम पर आने तक ये आवेदन की तारीख है, कोई बात नहीं। परीक्षा के 2 चरण होंगे ये भी आपको बता दिया, लेकिन पेपर कब होगा उन्होंने साफ लिखा है, दिसंबर के माह में यहाँ पर मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा वह हो जाएगी, यानी प्री एग्जाम आपका हो जाएगा, और उसके 2 महीने के बाद में आपका जो मुख्य परीक्षा का भी आयोजन हो जाएगा, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। और उसमें से जो प्रारंभिक परीक्षा देंगे, जैसे उन्होंने 15 गुना करके उसमें से फिर बुलाया जाएगा, लेकिन इस प्रारंभिक परीक्षा के नंबर जो है वह मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। ये एक प्री टेस्ट है आप लोगों का, कि जैसे 10 लाख आवेदन हो जाते हैं तो उस 10 लाख में से आपकी छंटनी करनी है, फिर उसमें से वो वापस और आगे वाले को लेकर मुख्य परीक्षा लेंगे, और उसमें जो अव्वल आएंगे उन्हीं का चयन होगा।
फिर है आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। आगे पूरी पीडीएफ में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें सुन लेना। जिस जिले में नौकरी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं हमारा जिला में नौकरी करूं, तो आपको आवेदन करते समय ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वरना आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उस जिले में स्थायी नौकरी चाहिए, वहां नहीं मिलेगी। तो ये सबसे पहले आप जिस जिले को प्राथमिकता देना चाहते हो, आपको कोई अच्छा लगता है, कोई उदयपुर बढ़िया लगा, कोई जयपुर बढ़िया लगे, तो भी आप फॉर्म भरते समय फिल कर सकते हो, वहीं आपको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर प्राथमिकता में यह भी रहेगा कि आपके पेपर में नंबर कितने आए थे, उन दोनों को मिलाकर ये बात कही जाएगी। ई मित्र से आवेदन करते समय अपनी एसएसओ आईडी, बहुत ज्यादा समस्या आती है। बहुत विद्यार्थी इसलिए भी मैसेज करते हैं कि सर मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया, मैं अपने पासवर्ड भूल गया, अब मैं क्या करूं। तो आपको बता दिया, यहाँ पर पासवर्ड जो है उसको जरूर आप याद रखना, या किसी चेक करिए। तो ई मित्रा से जो है आवेदन करते समय जो एसएसओ आईडी है वो पासवर्ड वो आप जरूर याद रख लेना, और अपनी किसी पुस्तक में जरूर लिख लेना, या मोबाइल में कहीं सेव कर लेना, किसी नंबर में सेव कर लियो, लेकिन आप भूलियो मत, आप बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने साफ लिखा है कि हाथ से भरा हुआ कोई भी आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा, चयन बोर्ड उसे स्वीकार नहीं करेगा, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। फिर यहां पर बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त कर लेना। आपने आवेदन कर दिया है तो उसकी रसीद आप जरूर प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधित करने के लिए अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने लिखा है। फिर आगे एक और फाइल में वो ये लिख रहे हैं कि आपको पता नहीं 300 के लगभग अन्य 330 या 300 रुपए इस प्रकार से अन्य शुल्क देने के बाद में संशोधन करने के लिए जो आवेदन की अंतिम तारीख है 10 तारीख है, जो अक्टूबर की 10 है या 9 अक्टूबर जो भी दिया है उन्होंने, उसकी अंतिम तारीख के बाद में 7 दिन के अंदर अंदर आप संशोधित कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम। पहली बात तो आप फॉर्म भरते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। पुलिस भर्ती में बहुत से विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने पिता मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ में बहुत गलतियां की थी, तो ये अपना विशेषकर ध्यान रखना। किसी को भी ये मत कहना कि तू जा मेरे फॉर्म भर के आ जा, आप खुद स्वयं का फॉर्म भरने जाना, किसी और के भरोसे पर मत रहना। ये पहले ही आपको आगाह कर देता हूं। परीक्षा शुल्क 450, 350, 250 रुपए ये अलग अलग है, जो कैटेगरी वाइज यहां पर दिया हुआ है। राजस्थान के अलावा अगर कोई भी अभ्यर्थी गुजरात का है, यूपी का है, कहीं का है, वहां वो एससी कास्ट में है, ओबीसी में, जनरल में, कहीं पर भी किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी का अगर वो पेपर दे रहा है तो उसे सामान्य वर्ग में ही फाइट करना पड़ेगा, और सामान्य वर्ग का ही शुल्क देकर ये आवेदन करना पड़ेगा। तो राजस्थान से बाहर वाले विद्यार्थियों के लिए अगर कोई है तो देख लेना। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखना, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र वाले इलाके के हैं तो वहां पर आपको उसी कॉलम में फिल करना पड़ेगा कि मैं अनुसूचित क्षेत्र वाले एरिया से हूं, और वो सिर्फ राजस्थान के ही अभ्यर्थियों के लिए, बाकी अन्य के लिए नहीं है, और राजस्थान के उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस वर्ग में आते हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जिलों को प्राप्त है, कोई और राज्यों में प्राप्त है, जो अंतर्राष्ट्रीय एशियाई जो भी है उनके अंदर उनके पास कोई मेडल वगैरह है, सर्टिफिकेट है, तो उनको 2% आरक्षण दिया गया है। बाकी हम यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से जान लेते हैं। ये पूरी पीडीएफ के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 3222 पद, 674, 3800 जो इतने पद यहाँ पर मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे ना, 3896 पद जो हैं वो आपको यहां पर पूरे लिखवाए हुए हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जिलेवार भी बताया गया है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं ये पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से आप ये सारी जानकारी देख लेना भी क्या क्या है इसके अंदर, और जो नई बातें हैं क्या नहीं है। मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और सिलेबस की अगर आप बात करें तो जो पुराना पैटर्न था एक बार तो आप उसी को मानकर चलें भी। आपकी हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी। अब उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन आप पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से यह अवसर ध्यान रखना आप लोगों के लिए सुनहरा है कि सेम सिलेबस के आधार पर परीक्षा हो रही है, सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। और ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हो रही है, तो आप जान सकते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड का पेपर कैसा आता है और वह समय पर अपनी परीक्षाएं आयोजित करवाता है। तो किसी भी भ्रम में ना रहें कि हम इसको आगे करवा देंगे या नहीं करवा देंगे। और उन्होंने साफ लिखा है कि पद को बढ़ाया भी जा सकता है, पद को घटाया भी जा सकता है। ये सब कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में, और उनके जो अधिकार क्षेत्र में उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कोई कोर्स वगैरह चाहते हैं तो तैयारी कर लो, ऐप पर मेरे सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।